नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कविता को समझने वाले हैं, सोहनलाल द्विवेदी की मातृभूमि। अब ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये भारत की आत्मा का एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है। कविता में ना एक पंक्ति बार बार लौट कर आती है, वह जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जानते हैं, ये एक गहरा एहसास है, एक ऐसी भावना जो हमें सीधे कविता के दिल से, उसकी देशभक्ति से जोड़ देती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कविता की परतों को कैसे खोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कवि की, उनकी देशभक्त कलम की। फिर देखेंगे इसकी भौगोलिक आत्मा को, उसकी प्राकृतिक धड़कन को, और जानेंगे उन महापुरुषों की विरासत के बारे में जो इस मिट्टी से जुड़े हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि मातृभूमि का असल मतलब क्या है। अच्छा, किसी भी कविता को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके कवि को समझना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ बात हो रही है एक ऐसी आवाज की जो भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर में गूंज रही थी। तो सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ चला। सोचिए, वो उस दौर में लिख रहे थे जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था। जाहिर है, उनकी कविताओं में जो जोश है, जो देश प्रेम है, वो सब उसी माहौल की देन है। तो फिर उनके लिखने का मकसद क्या था? देखिए, उनकी कविता सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक तरह की एक्टिविज्म थी। इसमें गहरी देशभक्ति थी, गांधी जी के विचारों का प्रभाव था, और सबसे बढ़कर ये उस दौर के आम भारतीय की आवाज थी जो आज़ादी का सपना देख रहा था। चलिए अब सीधे कविता की दुनिया में चलते हैं। द्विवेदी जी सबसे पहले क्या करते हैं? वो शब्दों से अपनी मातृभूमि का एक विशाल नक्शा खींचते हैं। बिल्कुल, उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण में लहराते समुद्र तक। इन पंक्तियों को महसूस कीजिए। द्विवेदी जी यहाँ सिर्फ भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, वो एक जिंदा तस्वीर बना रहे हैं। सोचिए, हिमालय इतना ऊंचा कि आकाश को चूम रहा है, और सागर वो उसके पैरों में झुक रहा है। क्या कमाल की कल्पना है ना? ये देश की सीमाओं को एक भव्य और शक्तिशाली पहचान देती है। और देखिए, यही बात सबसे दिलचस्प है। कवि के लिए ये पहाड़ और नदियां सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं। नहीं, ये तो सांस लेती हुई जीती जागती चीजें हैं। तो हिमालय और सागर ये देश के रक्षक यानी गार्ड की तरह खड़े हैं, और नदियां वो तो जैसे शरीर में नसें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही पूरे देश में जिंदगी दौड़ा रही हैं। इसीलिए तो ये भूमि पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ पवित्र नदियां हैं। और ये स्वर्ण भूमि भी है, क्योंकि इसकी मिट्टी सोना उगलती है, यानी भरपूर फसलें देती है। तो ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पवित्र और समृद्ध देश है। अब कवि जैसे कैमरा जूम इन करता है ना, वैसे ही देश के बड़े नक्शे से हटकर उसकी बारीक और खूबसूरत चीजों पर ध्यान देते हैं। मतलब प्रकृति की धड़कन को सुनते हैं। वाह, इन लाइनों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। झरनों की आवाज, झाड़ियों में चहकती चिड़ियां, आम के बाग से आती कोयल की पुकार। ऐसा लगता है मानो हम वहीं खड़े हैं। ये एक शांत और जिंदा दिल भारत की तस्वीर है। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, वो खुद एक कैरेक्टर है, एक्टिव, जिंदा दिल, खुशियों से भरी हुई, जो हमारे तन मन को एक सुकून देती है। और हाँ, यहाँ एक शब्द आया है, मलय पवन। ये कोई आम हवा नहीं है। कविता में इसका मतलब होता है वो ठंडी, भीनी भीनी खुशबू वाली हवा जो चंदन के जंगलों से होकर आती है। मतलब एक तरह से जादुई हवा। तो देखिए कवि कैसे चीजों को जोड़ते हैं। ये भूमि इतनी खूबसूरत है, इसलिए ये धर्म भूमि और कर्म भूमि भी है। मतलब इसकी सुंदरता हमें सिर्फ खुश नहीं करती, बल्कि हमें अपने कर्तव्य, अपने कर्म की याद भी दिलाती है। अब कविता एक और ऊंचाई पर जाती है। जमीन और प्रकृति से उठकर अब हम बात करेंगे इस देश की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक आत्मा की, यानी इसके महापुरुषों की विरासत की। इन पंक्तियों के साथ ही ये जमीन सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं रहती। जैसे ही रघुपति राम, सीता और श्री कृष्ण का नाम आता है, ये भूमि एक पवित्र तीर्थ बन जाती है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने दुनिया को दया का रास्ता दिखाया। तो राम और सीता धर्म के प्रतीक हैं। कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया, और गौतम बुद्ध ने दुनिया को करुणा सिखाई। इन महापुरुषों ने इस मिट्टी को सिर्फ जमीन नहीं रहने दिया, बल्कि इसे कर्म और ज्ञान का एक महान मंच बना दिया। और यहीं पर
कविता का सार छिपा है। ये भूमि युद्ध भूमि भी है, जहां राम और कृष्ण ने धर्म के लिए संघर्ष किया, और यही भूमि बुद्ध भूमि भी है, जहां से शांति और करुणा का संदेश पूरी दुनिया में फैला। कितना गहरा संतुलन है ना? तो भूगोल, प्रकृति, महापुरुषों की विरासत, जब ये सब कुछ मिल जाता है तो क्या बनता है? मातृभूमि का असल मतलब क्या है? कविता हमें यही बताती है कि मातृभूमि सिर्फ वो जगह नहीं जहां हम पैदा हुए, नहीं, ये तो उस जमीन, वहां की संस्कृति, प्रकृति और आत्मा का एक संगम है। ये एक जीती जागती पहचान है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। और पता है, यही वजह है कि ये कविता आज भी इतनी ताकतवर है। ये हर पहाड़, हर नदी, हर कहानी को हमारे गर्व से, हमारी पहचान से जोड़ देती है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का वो गहरा एहसास कराती है। और इसीलिए आखिर में कवि पूरे दिल से कहते हैं, वो पुण्य भूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। ये बस पंक्तियां नहीं हैं, ये अपने पहचान को पूरे दिल से अपनाने जैसा है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है कि किसी भी जगह को हमारी मातृभूमि या घर क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ वहां का भूगोल, या फिर वहां की कहानियां, वहां के लोग और वो एहसास जो उस जगह से जुड़ा है?